नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा मुद्दा जो चर्चा में है वो है चुनावों में धांधली। मौजूदा केंद्र सरकार पर विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, सीधे सीधे वोट चोरी का आरोप लगा रही है। बिहार के बाद देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इस पर अपना कई बार प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं और वो ये बता चुके हैं कि किस तरह बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करती है। इतना ही नहीं, इससे पहले ईवीएम के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेर चुकी है। आज एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बाहर निकला है। लोकसभा में आज चर्चा के दौरान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मांग की कि देश में अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। सवाल ये, क्या वाकई में ईवीएम की बजाय देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? सवाल यह भी कि जब दुनिया के कई विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव, तो फिर भारत में क्यों नहीं? और सबसे अहम सवाल कि विपक्ष में रहने के दौरान ही पार्टियों को ईवीएम पर शक क्यों होता है, क्योंकि इस पर बीजेपी भी सवाल उठा चुकी है। दूसरी स्टोरी देश में इंडिगो क्राइसिस से जुड़ी। क्या इंडिगो ने जानबूझकर खड़ा किया उड़ान संकट? और क्या सरकार को इंडिगो संकट में कोई साजिश दिख रही है? आज इसी पर बने रहिए हमारे साथ, जो कहेंगे सच कहेंगे। तीन केंद्र शासित प्रदेशों समेत देश के 12 राज्यों में इस वक्त वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराया जा रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग बिहार में यह प्रक्रिया करा चुका है। तब से लेकर अब तक इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर हमलावर है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है, सुनवाई यहां चल रही है, लेकिन अब यह मुद्दा देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद पहुंच चुका है। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है। इस पर तमाम बहस और विवादों के बीच लोकसभा में आज एक ऐसा मुद्दा उठा जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। मनीष तिवारी ने कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की इस वक्त जरूरत है। यह वक्त की मांग है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। सुनिए। आज इस देश में बहुत लोगों को यह चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते हैं। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है। अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था। जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वो पेपर बैलेट पे चले गए? वो कारण ये था that after all the EVM is a machine
and any machine can be manipulated. अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है, everything is kosher, everything is above board. 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि इसके बाद जब बारी समाजवादी पार्टी चीफ और सांसद अखिलेश यादव की आई तो उन्होंने भी पुरजोर तरीके से ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग का ना सिर्फ समर्थन किया बल्कि इसके पीछे जर्मनी जैसे विकसित देशों का तर्क भी दे दिया। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष एक सुर में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग क्यों कर रहा है। तो इसका जवाब है ईवीएम की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, जिसके साथ टेम्परिंग का आरोप सरकार पर लगता रहा है, चाहे वो पहले की कांग्रेस सरकार रही हो या फिर अब बीजेपी की सरकार हो। विपक्ष में जो भी दल रहा है, शुरू से ही ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। आपको सबसे पहले देश के चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल की पूरी ABCD से लेकर उसके इतिहास और उस पर उपजे विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। एक ऐसी मशीन जिसके जरिए देश में राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कराए जाते हैं। लोग ईवीएम मशीन पर छपे अपने इलाके के प्रत्याशियों के नाम और उसके चुनाव चिन्ह के आगे का बटन दबाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईवीएम को भारतीय चुनाव में लाना रातों रात का खेल नहीं था, बल्कि इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चल रही थी। देश में ईवीएम का विचार पहली बार 1977 में आया था और अगस्त 1980 में भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने इसका पहला प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया। इसकी शुरुआत पर व्यापक सहमति बनने के बाद मई 1982 में चुनाव कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 19 मई 1982 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रायोगिक आधार पर केरल के पारुल विधानसभा में 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया। इसके बाद 1982-83 में 10 उपचुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ईवीएम को लेकर कोई कानून न होने की वजह से इन चुनावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च 1984 को ये कहते हुए उन चुनावों को खारिज कर दिया कि बिना किसी निश्चित कानूनी प्रावधान के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद दिसंबर 1988 में संसद ने कानून में संशोधन करते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत धारा 61A को जोड़ दिया और इस तरह से निर्वाचन आयोग को ईवीएम का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई, जो 15 मार्च 1989 से प्रभाव में आया।
1998 में ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर सहमति बनने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। इसके अगले साल यानी 1999 में 46 लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम से मतदान कराया गया और यहीं से देश के चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई। 2001 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पूरी तरह से ईवीएम से कराए गए और इसके बाद के सभी विधानसभा चुनावों में भी इसका इस्तेमाल हुआ और लोकसभा चुनाव में 2004 में पहली बार 543 सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ऐसा भी नहीं कि देश में ईवीएम से वोटिंग कराना इतना आसान रहा है। गाहे बगाहे ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे। सत्ता से बाहर रहने वाले राजनीतिक दल इस पर सवाल उठाते रहे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद पहली बार ईवीएम पर सवाल उठे थे। तब पार्टी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि ईवीएम से छेड़खानी की जा रही है, ईवीएम को हैक करके वोट बदले जा रहे हैं। इसके अलावा तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ईवीएम के जरिए चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे। इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए थे। इससे अगले साल यानी 2010 में बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए थे। ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के उपयोग का भी निर्देश दिया था, जिसके बाद 2013 में मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्यापन में सुधार के लिए वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी वीवीपैट को जोड़ा गया। तब से ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़कर चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके बाद साल 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं। मौजूदा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बकायदा चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर 3 मांगे की हैं। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान मांग की कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए और तीसरा ये कि हमें ईवीएम देखने के लिए दी जाए। Biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do. अब मार्च 2017 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 10 अप्रैल 2017 को 13 राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास गए और ईवीएम पर सवाल उठाए। हालांकि ये प्रक्रिया अब भी जारी है। कई राजनीतिक दल और उनके नेता ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पहले ही कर चुके हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसकी मांग कर चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल 2024 के एक आदेश का हवाला देते हुए पीएम मोदी विपक्षी दलों की मांग पर कई बार तंज कस चुके हैं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। अब दरअसल 26 अप्रैल 2024 आपको ले चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया था। साथ ही ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100%
सत्यापन की मांग वाली याचिकाएं भी खारिज करती थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच, इस पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था। तब कोर्ट ने कहा था कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर संदेह करना सही नहीं है। फिलहाल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम के वोटों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान होता है। इससे पहले 2018 में भी देश में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका था। तब एक एनजीओ न्याय भूमि की तरफ से ए सुब्बा राव ने यह जनहित याचिका कोर्ट में दायर की थी। उन्होंने कहा था कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इसलिए इसका इस्तेमाल चुनावों के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। इससे पहले ईवीएम के खिलाफ देश में सबसे पुराना मामला मद्रास उच्च न्यायालय में 2001 का है, जिसपे उस साल तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन में चुनाव आयोग को ईवीएम का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी। तब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईवीएम के फायदे पारंपरिक मतपेटियों से बहुत ज्यादा है। इसके बाद 2004 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था, जिसपे कहा गया था कि ईवीएम से छेड़खानी का खतरा है और उससे कराए गए चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकते। तब अदालत ने संदेहों को दरकिनार करते हुए कहा था कि ईवीएम का आविष्कार निसंदेह इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की एक बड़ी उपलब्धि और राष्ट्रीय गौरव है। अब आपको बताते हैं देश में ईवीएम की जरूरत पड़ी क्यों, मकसद क्या था, किस मकसद से चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया गया। दरअसल आजादी के बाद 1952 में देश में सबसे पहले आम चुनाव हुए, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुए। हर एक प्रत्याशी को लेकर पोलिंग बूथ पर एक मतदान पेटी और उन पर प्रत्याशी का नाम और चिन्ह लगाया गया। लेकिन इस पर सबसे बड़ी खामी यह थी कि जाली मतदान और बूथ कब्जा करने की घटनाओं में बहुत हद तक संभावना रहती थी। 2001 तक देश में बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव हुए। इस दौर में राजनीति में बाहुबल, गुंडागर्दी ये आ चुके थे। साथ ही साथ बूथ कब्जाना, बैलेट बॉक्स में पहले ही बैलेट पेपर से भर दिया जाना, ऐसी घटनाएं सामने आने लगी। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बाद भी बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे। देश के कई राज्यों से इस प्रकार की घटनाएं बराबर सामने आती थी। जब बैलेट से मतदान होता था तब बिहार और यूपी जैसे राज्यों में यह माना जाता था कि जो बाहुबल का धनी नहीं है उनके लिए चुनाव जीतना असंभव है, आसान नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा जाता था कि बूथ कब्जाने या छापने की वजह से कुछ सीटों पर कुल वोटरों की संख्या से ज्यादा मतदान हो जाता था। ऐसी घटनाओं में न केवल जानमाल का नुकसान होता था बल्कि देश के लोकतंत्र का भी उपहास होता था। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाने वाले निर्वाचन आयोग के लिए इस तरह की समस्या का निदान बहुत जरूरी था। यह बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया था। चुनाव आयोग बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं में लगाम लगाना चाहता था ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जा सके। धीरे धीरे चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया के सुधार की दिशा में काम करता रहा और फिर सभी पार्टियों की सहमति के बाद ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई। इस तरह से ईवीएम आई और उसके बाद आज का यह सच जिसके ऊपर आज ये चर्चा हुई। अब समय हो गया है जो कहेंगे सच कहेंगे के दूसरे सेगमेंट का। इस सेगमेंट में हम आज फिर से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के संकट का विश्लेषण करेंगे। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला आज भी जारी रहा। यात्रियों की दुश्वारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज 8वां दिन लगातार संकट जारी रहा।
हालांकि एयरलाइन धीरे धीरे अपने शेड्यूल को स्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। उड़ानों की संख्या बढ़ी भी है, लेकिन अब भी देश भर में कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की मुश्किलें हो रही हैं। बेंगलुरु के कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 121 फ्लाइट कैंसिल हुई। चेन्नई में 41, हैदराबाद में 58 फ्लाइट कैंसिल हुई। इसके अलावा मुंबई, अहमदाबाद और पटना सहित अन्य प्रमुख एयरपोर्ट्स पर काफी दिक्कतें आई। अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट्स पर आज भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने आज यह दावा किया कि एयरलाइन का ऑपरेशन अब सामान्य हो गया है और पूरे नेटवर्क में सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है। Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. Lakhs of customers have already received their full refunds, and we continue to do so on a daily basis. Rest assured that we are fully committed in getting this done. Most of the bags stuck at airports have already been delivered back to your homes, and our teams are working very hard on delivering the remaining ones very soon. सवाल यह है कि क्या पीटर एल्बर्स जो दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उस पर सच्चाई है? क्या सच में देश भर में इंडिगो की फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य हो गई हैं? हम आपको देश के कई एयरपोर्ट्स पर आज के जो हालात हैं वो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 5 दिसंबर से आज 9 दिसंबर तक पिछले 5 दिनों में अब तक इंडिगो की कितनी उड़ानें बहाल हुई हैं वो बताते हैं। 5 दिसंबर को इंडिगो की सिर्फ 700 उड़ानें ही ऑपरेशनल थी। 6 दिसंबर को यह संख्या दोगुनी से थोड़ी अधिक हो गई। इस दिन देश में इंडिगो की जो 1500 उड़ानें संचालित हो रही थी, 7 दिसंबर को यह संख्या थोड़ी बढ़कर 1650 हो गई। 8 दिसंबर को 1800 उड़ानें संचालित होने लगी और आज यानी कि 9 दिसंबर को इंडिगो की 1800 से अधिक उड़ानें ऑपरेशनल रही। इंडिगो हर दिन करीब 2300 घरेलू उड़ानें ऑपरेट करता है, यानी अब भी करीब 500 उड़ानें बहाल नहीं हुई हैं। ऐसे में इंडिगो कैसे यह दावा कर रहा है कि उसका फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य हो गया है? देखते हैं। लगातार 8 दिन से चल रहा इंडिगो संकट अब तक खत्म नहीं हुआ है। मंगलवार को भी देश भर में कई एयरपोर्ट्स पर दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इंडिगो एयरलाइन की कुल 152 उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जिसमें 76 उड़ानें दिल्ली से प्रस्थान होनी थी, जबकि 76 उड़ानों का दिल्ली एयरपोर्ट पर आगमन होना था। सेना के एक जवान को आईजीआई एयरपोर्ट से बागडोगरा जाना था। सुबह 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, रात एयरपोर्ट पर काटें या होटल में बिताएं। एक फैमिली को 20 लोगों के ग्रुप के साथ मलेशिया जाना है, लेकिन बिना सूचना फ्लाइट कैंसिल होने से उनकी परेशानी बढ़ गई। We want to go Chennai because I'm from Singapore. I need to fly back to Singapore, but now flight is cancelled, so it's very. I cannot travel on time. What they are saying? They say they will give the alternative, but not cannot fly today. I need to fly on that 11 December. यही हाल देश के दूसरे एयरपोर्ट्स का है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। इंदौर, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हर जगह यही हालात हैं। यात्री एयरपोर्ट पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर की फ्लाइट कैंसिल दिख रही है। कई यात्री तो पिछले कई दिनों से अपने बैगेज के इंतजार में फंसे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए वो हर संभव कदम उठा रही है।
So any further, this one actually baggage is concerned, around 780 baggages are available at the airport, and 90% will be dispatched to the people by tomorrow, and 10% of the dispatch will happen depending upon the international. So most of the things are the international baggages. If you see right now, almost all it has reached 90%. Another only the 10% is on. One more thing we are doing is we are giving intimations to the passenger before 6 hours. So the passengers are not rushing to the airport. माना जा रहा है कि इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह भारतीय एविएशन सेक्टर पर इंडिगो का दबदबा है। देश में उड़ने वाले हर 10 यात्रियों में से 6 इंडिगो के सफर करने वाले विमान हैं। भारत में कुल लगभग 1200 घरेलू रूट हैं और इनमें से 950 से ज्यादा पर इंडिगो उड़ान भरता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 600 रूट यानी 60% से ज्यादा ऐसे हैं जहां इंडिगो का पूरी तरह एकाधिकार है, यानी यहां सिर्फ इंडिगो की ही एयरलाइन चलती है। लेकिन सरकार ने अब इंडिगो के इस एकाधिकार को खत्म करने का फैसला कर लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में साफ कर दिया कि इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी। Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability and more resilience for the passengers. साफ है कि केंद्र सरकार इस मामले में सख्त है और किसी भी हाल में कंपनी को बख्शने के मूड में नहीं है। इसके अलावा सरकार ने इंडिगो को फ्लाइट्स में कटौती करने का फैसला किया है। यह स्लॉट दूसरे एयरलाइंस को दिया जाएगा। इंडिगो हर दिन करीब 90 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और 40 से ज्यादा विदेशी डेस्टिनेशन पर 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती का फैसला किया है। ऐसे में 10% कटौती का मतलब है 230 दैनिक उड़ानें कम होंगी। ये कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर की गई है। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक डीजीसीए को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का निर्देश देना है। जिन रूट्स पर कटौती होगी वहां कनेक्टिविटी पर कम असर पड़े, इसके लिए डीजीसीए और इंडिगो मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये कटौती बढ़ भी सकती है। Operations are stabilizing fast. Safety remains fully in force. Indigo is being held accountable. Passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. 5 को शुरू हुआ, तारीख 9 तक आ गई। हालात अब तक यूं के यूं ही हैं। सरकार क्या रिएक्शन ले रही है, एक तस्वीर बताने के लिए बहुत काफ़ी है। इस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर आपके सामने हैं और उनके सामने सीईओ, जो कि अब से थोड़ी देर पहले एविएशन मिनिस्टर से जिन्होंने मुलाकात की, मीटिंग के दौरान मंत्री राम मोहन नायडू के सामने इंडिगो के सीईओ हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। तो इसी तस्वीर के साथ फिलहाल आपको छोड़ जाते हैं। आज के इस एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए सुपर 30 के साथ।